पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म जब शुरू होती है तो हमें बताया जाता है कि आज से 300 साल पहले कैरेबियन नाम की एक जगह पर कैप्टन जैक स्पैरो नाम का एक समुद्री डाकू था और यहाँ पायरेट्स का मतलब ही समुद्री डाकू होता है। तो खैर उसकी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। उसी के जीवन पर आधारित यह फिल्म बनी है। 2003 से 2017 तक इस फिल्म की कुल 5 किस्तें रिलीज हुई हैं। तो आज हम पहली किस्त देखेंगे जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, यानी कैरेबियन के समुद्री डाकू और ब्लैक पर्ल जहाज का श्राप। तो आखिर इस जहाज का श्राप क्या था या यह कहानी किस बारे में है, चलो देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हम कोहरे के बीच एक जहाज को तैरते हुए देखते हैं और इस जहाज पर हमें एलिजाबेथ नाम की एक छोटी बच्ची दिखती है जो समुद्री डाकुओं का एक गीत गा रही होती है। उसी वक्त गिब्स नाम का एक जहाज का कर्मचारी आता है और एलिजाबेथ को यह गाना गाने से मना करता है क्योंकि उसके अनुसार समुद्री डाकुओं के गाने बहुत ही अशुभ होते हैं। लेकिन एलिजाबेथ को लगता था कि समुद्री डाकू शायद बहुत अच्छे लोग होंगे। तभी एलिजाबेथ के पिता गवर्नर बी स्वान वहाँ आते हैं और उनके साथ आते हैं लेफ्टिनेंट जेम्स नॉरिंगटन। अब देख सकते हो उस समय नॉरिंगटन कितना बड़ा अधिकारी था। लेकिन एक समय आएगा जब इसी नॉरिंगटन के साथ इस बच्ची एलिजाबेथ की शादी की बात चलेगी और क्या कहें, लड़कियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। खैर जेम्स तब कहता है समुद्री डाकू बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं होते, वे बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर सरकार उन्हें पकड़ ले तो उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके कुछ ही देर बाद वे सब देखते हैं कि उनके जहाज के पास समंदर के बीच एक बच्चा लकड़ी के टुकड़े पर बेहोश होकर बहता चला आ रहा है। जैसे ही यह देखते हैं वे सब मिलकर उस बच्चे को जहाज पर उठा लेते हैं। फिर वे देखते हैं सामने एक जलता हुआ जहाज है। पूरा जहाज तबाह हो चुका है। यह देखकर कुछ लोग सोचते हैं शायद समुद्री डाकुओं ने यह सब किया है और कुछ लोग सोचते हैं शायद जहाज में आग लग गई थी या फिर कुछ और हुआ होगा। यह देखने के लिए जहाज के कुछ लोग बाहर निकलते हैं कहीं कोई और जिंदा तो नहीं बचा और एलिजाबेथ को तब यह जिम्मेदारी दी जाती है इस बच्चे की देखभाल करने की जो लकड़ी के टुकड़े पर बहकर यहाँ आया है। तो इसके बाद एलिजाबेथ उस बच्चे के पास जाती है और कुछ ही देर में बच्चे को होश आ जाता है। होश में आते ही बच्चा बताता है कि उसका नाम विल टर्नर है, लेकिन यह कहते ही वह फिर से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त एलिजाबेथ उसकी गर्दन में एक सोने का लॉकेट देखती है जिस पर समुद्री लुटेरों का चिन्ह बना हुआ था और तभी एलिजाबेथ समझ जाती है कि यह बच्चा या तो खुद एक समुद्री डाकू है या किसी डाकू का बेटा। एलिजाबेथ वह लॉकेट निकालकर अपने पास छुपा लेती है क्योंकि अगर जहाज के लोगों को पता चल गया कि विल टर्नर एक डाकू है तो शायद वे उसे मार डालेंगे। ठीक उसी समय एलिजाबेथ दूर एक काले रंग का जहाज देखती है जिस पर समुद्री डाकुओं का झंडा लगा हुआ था, लेकिन वह जहाज उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और वे भी चुपचाप खड़े रहते हैं। इस घटना के बाद गुजर जाते हैं 10 साल। अब एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है और उसने अब भी विल टर्नर का वह सोने का लॉकेट अपने पास रखा हुआ है। और फिर एक दिन एलिजाबेथ के पिता उसे बताते हैं आज दोपहर हम सब एक समारोह में जाएंगे, वहाँ लेफ्टिनेंट जेम्स नॉरिंगटन को उनके शानदार काम के लिए प्रमोशन दिया जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, मेरी पसंद का है और जानती हो वह तुम्हें पसंद करता है और वह तुमसे शादी करना चाहता है। उधर जब पिता और बेटी बातें कर रहे होते हैं तभी विल टर्नर वहाँ आ जाता है। यहाँ जरूरी बात यह है कि समुद्र से बचाए जाने के बाद से ही विल इसी शहर में रहता है। वह यहाँ एक लोहार की दुकान में काम करता है। उसका काम मुख्य रूप से तलवारें बनाना है, लेकिन वह यहाँ सिर्फ गवर्नर स्वान मतलब एलिजाबेथ के पिता को एक तलवार देने नहीं आया था। उसका असली मकसद शायद एलिजाबेथ को देखना और यहाँ से हमें पता चलता है एलिजाबेथ और विल दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। क्यों? एक तरफ एलिजाबेथ एक अमीर और ऊंचे रुतबे वाले परिवार की बेटी है और दूसरी तरफ विल टर्नर वह सिर्फ एक साधारण लोहार है। और फिर हमारी इस फिल्म की जान कैप्टन जैक स्पैरो की एंट्री होती है। हम सबका सबसे पसंदीदा किरदार वह अपने छोटे से नाव में पोर्ट रॉयल शहर में आता है। हालांकि वह एक समुद्री पायरेट था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई जहाज नहीं था। क्यों नहीं था यह हम आगे जानेंगे। जो भी हो उसका मकसद है इस बंदरगाह से एक जहाज चुराना और फिर भाग जाना। तो जब वह यहाँ जहाज चुराने आता है तब उसे इंटरसेप्टर नाम का एक युद्धपोत दिखता है। तब वह फैसला करता है यही जहाज चुराएगा। जहाज पर पहरेदारी कर रहे 2 सैनिकों से वह बातें करने लगता है और बातों ही बातों में वह चालाकी से जहाज पर चढ़ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जेम्स नॉरिंगटन को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इस समारोह में एलिजाबेथ के पिता भी आए हैं। समारोह खत्म होने के बाद जेम्स एलिजाबेथ को शादी का प्रस्ताव देता है, मतलब वे अलग से बात करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं
अचानक एलिजाबेथ को चक्कर आता है। वह बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती है। शुरू में जेम्स इस पर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ पानी में गिरती है, हम देखते हैं कि उसकी गर्दन में जो सोने का सिक्का था वह कोई साधारण लॉकेट नहीं है या कोई आम सिक्का भी नहीं। वह पूरे समुद्र में एक कंपन पैदा करता है, मतलब किसी तरह का सिग्नल भेजता है, और उसकी वजह से वहाँ का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। इसी बीच जब एलिजाबेथ पानी में गिरती है तब जैक उसी के पास वाली नाव पर था, मतलब बिल्कुल नजदीक। वह फौरन छलांग लगाता है और एलिजाबेथ को बचा लेता है, लेकिन कुछ ही देर में जेम्स और बाकी सैनिक वहाँ आ जाते हैं और तभी जेम्स देखता है जैक के हाथ पर समुद्री लुटेरों का निशान बना हुआ है, इसलिए वह तुरंत जैक को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ विरोध करती है। वह कहती है, लुटेरा है तो क्या हुआ, उसने तुम्हारी जान बचाई है, उसे छोड़ दो। लेकिन जेम्स सख्त लहजे में जवाब देता है, किसी भी लुटेरे को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे उसने कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो। अब जैक समझ जाता है यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी वह अचानक एलिजाबेथ को बंधक बना लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। जैक भागकर शहर की एक लोहार की दुकान में छिप जाता है, लेकिन बदकिस्मती से यह दुकान किसी और की नहीं बल्कि विल की थी। कुछ ही देर बाद विल वहाँ आ जाता है। वह जैक को देखते ही समझ जाता है यह एक लुटेरा है। वह बिना कुछ सोचे जैक पर हमला कर देता है और यहाँ हम दोनों के बीच एक जबरदस्त तलवारबाजी देखते हैं। कई मिनटों तक विल और जैक की कड़ी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन तभी जेम्स अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। रात हो चुकी है, पूरा शहर खामोश है, आसमान में चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा है और तभी समुद्र की गहराइयों से एक विशाल जहाज उभरता है। तोपों की गर्जना सुनाई देती है। धड़ाम, शहर जोर से हिल जाता है और वो डरावना जहाज कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पर्लक था। लेकिन पूरी फिल्म की कहानी जो भी हो, यह एक समुद्री लुटेरों का जहाज था। कुछ ही देर में जहाज के लुटेरे शहर में घुस आते हैं। वे लूटपाट करते हुए आखिरकार पहुंच जाते हैं एलिजाबेथ के घर। लेकिन उन्होंने अचानक इस शहर पर हमला क्यों किया? इसका एक ही कारण था, एलिजाबेथ के पास मौजूद वह लॉकेट, वही लॉकेट जो उसने बचपन में विल टर्नर के गले से निकाला था। जब यह लॉकेट पानी के संपर्क में आया तब इसने पूरे समुद्र में एक सिग्नल भेज दिया और उसी सिग्नल को पाकर ये लुटेरे यहाँ पहुँच गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, उस लॉकेट को चुराना। लुटेरे आखिरकार एलिजाबेथ के घर में घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ हिम्मत दिखाकर कहती है, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है। यह सुनकर लुटेरे उसे पकड़कर ले जाते हैं ब्लैक पर्लर जहाज पर। और फिर हम पहली बार मिलते हैं इस खौफनाक लुटेरों के सरदार से, कैप्टन बारबोसा। यहाँ एलिजाबेथ अपनी असली पहचान छुपाती है। वह कहती है, मैं गवर्नर के घर की एक मामूली नौकर हूँ, मेरा नाम एलिजाबेथ टर्नर। यानी वह जानबूझकर अपने पिता का स्वान टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि विल का टर्नर टाइटल अपना लिया। टर्नर नाम सुनते ही सारे लुटेरे चौंक जाते हैं। वे आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी है। यहीं पर हमें एहसास होता है शायद विल टर्नर यानी हमारा नायक, उसका पिता कोई बहुत बड़ा आदमी था। जो भी हो, एलिजाबेथ हिम्मत दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हें यह लॉकेट दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम इस शहर से बहुत दूर चले जाओगे और कभी दोबारा यहाँ हमला नहीं करोगे। बारबोसा यह शर्त मान लेता है। लुटेरे लॉकेट लेकर जहाज समेत शहर छोड़ने लगते हैं, लेकिन वे एलिजाबेथ को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन विल टर्नर को पता चलता है लुटेरे एलिजाबेथ को उठा ले गए हैं और शहर के सारे सैनिक हताश होकर खड़े हैं। विल समझ जाता है इन मायूस सैनिकों के भरोसे एलिजाबेथ को बचाना नामुमकिन है, मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी उसे याद आता है जैक स्पैरो, क्योंकि जैक स्पैरो खुद एक समुद्री लुटेरा है, तो जरूर वह इन लुटेरों के बारे में जानता होगा, ब्लैक पर्ल के बारे में भी, और यह भी जानता होगा ये लुटेरे कहाँ जा सकते हैं और एलिजाबेथ को कहाँ ले जाया गया होगा। इसलिए एलिजाबेथ को बचाने के लिए विल जैक स्पैरो के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन जैक स्पैरो तो उस समय जेल में बंद था। फिर विल क्या करता है, वह जेल में जाकर जैक स्पैरो को सारी बातें बता देता है। शुरुआत में जैक स्पैरो मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब विल अपना पूरा नाम बताता है, मेरा नाम विल टर्नर, टर्नर नाम सुनते ही जैक स्पैरो में एक रुचि जाग जाती है। तब वह फैसला करता है विल को मदद करेगा। टर्नर नाम के पीछे क्या राज है यह हम बाद में जान पाएंगे। खैर, इसके बाद जैक विल की मदद से जेल से भागकर बंदरगाह में आता है। वहां जाकर वे एक जहाज चुराने की योजना बनाते हैं और बड़ी चतुराई से सरकारी सेना के इंटरसेप्टर नामक जहाज को चुराकर भाग जाते हैं। फिर जब वे जहाज पर थे तब जैक स्पैरो विल से पूछता है, तुम्हारे पिता के बारे में तुम्हें क्या याद है? विल कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे याद है मेरे पिता एक व्यापारी थे। शायद किसी व्यापार के सिलसिले में उनका जहाज समुद्री तूफान में फंसा था और इसी वजह से मैं उनसे बिछड़ गया था। लेकिन जैक स्पैरो हंसते हुए
कहता है, तुम गलत जानते हो दोस्त, तुम्हारे पिता कोई व्यापारी नहीं थे, वह हमारे जैसे समुद्री लुटेरे थे। और सिर्फ लुटेरे नहीं, वह एक प्रसिद्ध लुटेरा था जिसे हर कोई बूटस्ट्रैप टर्नर के नाम से जानता था। एक समय था जब मैं और तुम्हारे पिता एक साथ काम करते थे। यह सुनकर विल चौंक जाता है। वह किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता एक लुटेरे थे, लेकिन विश्वास नहीं करने से क्या होता है, यह सच था। फिर जैक क्या करता है, वह इंटरसेप्टर जहाज को लेकर टोर्टुगा नामक एक बंदरगाह पर पहुंचता है, क्योंकि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत थी। वहां पहुंचकर वह अपने पुराने दोस्त और साथी से मिलता है। उसका नाम था गिब्स। जैक गिब्स को बताता है, मेरे पास एक शानदार योजना है। इस योजना में हम सभी अमीर हो जाएंगे और साथ ही मैं कप्तान बारबोसा से, मैं कैप्टन बार्स से अपना प्रिय बैटपल वापस पा सकता हूँ, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे कई नाविकों की जरूरत होगी। तो जैक से पूरा प्लान सुनने के बाद गिब्स राजी हो जाता है। तो यहाँ क्या प्लान है हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ प्लान यह है कि वे वही बारबोसा जहाँ खजाना रखता है लूटपाट करके उस खजाने को चुराएंगे और बारबोसा को बेवकूफ बनाकर जहाज भी ले लेंगे। यह उल्लेखनीय है कि वह ब्लैक पर्ल जहाज पहले जैक पैरोस का था। तो जो भी हो, अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जैक स्पेलो कई नाविकों को रिक्रूट करके बारबोसा या उस कैप्टन बारबोसा को ढूंढने निकल पड़ता है। और दूसरी ओर ब्लैक पर्ल जहाज पर एलिजाबेथ कैप्टन बारबोसा से कह रही है, आप तो पा ही चुके हैं, फिर क्यों मुझे बंदी बना रखा है। तो बारबोसा तब बताता है, यह कोई सामान्य सिक्के नहीं है। कई साल पहले इस्तेक नामक जगह पर इस तरह के 882 सोने के बनाए गए थे या सिक्के बनाए गए थे, क्योंकि उस जगह पर कार्डिस नामक एक समुद्री डाकू का आतंक बहुत बढ़ गया था। और कार्डिस नामक वह डाकू स्टेक के लोगों पर न केवल अत्याचार करता था बल्कि उनका लूट भी लेता था। तो इसलिए स्टेक के लोग अपनी जितनी भी सोने चांदी थी उससे 882 सिक्के बनाकर और एक बॉक्स में भरकर उस डाकू कार्डिस को उपहार दे चुके थे। लेकिन कार्डिस की लोभ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह फिर भी उन पर अत्याचार करता, हत्या करता और लूटपाट करता। तो उसकी इस अत्यधिक लोभ के कारण सृष्टिकर्ता पर गुस्से में आकर वह उन सिक्कों पर एक श्राप दे देता है ताकि कार्डिस उन सिक्कों का कभी इस्तेमाल न कर सके। यहाँ तक कि अगर बॉक्स से कोई एक सिक्का निकाल कर खर्च करता तो उसका शरीर हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। तो हम ये सब नहीं जानते थे। जब हमें वह बॉक्स मिला तो हम सभी डाकू मिलकर उन सिक्कों को खर्च कर चुके थे, लेकिन बाद में जब हमें इस श्राप के बारे में पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। हमारा शरीर पहले ही शापित हो चुका था। मुझे देखकर तुम्हें मैं सामान्य इंसान लग रहा हूँ, लेकिन मैं सामान्य इंसान नहीं हूँ। हम न तो जीवित हैं, न ही मर सकते हैं। हम कुछ खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते और दुनिया खत्म होने तक हमारा शरीर शापित ही रहेगा। और इस शाप से बचने का एकमात्र तरीका है उन सोने के सिक्कों को फिर से उस बॉक्स में एकत्र करना। और इसके साथ आखिरी सिक्का जो रहेगा, वह अंतिम सिक्का जो रहेगा, वह सिक्का जिसने चोरी किया था उसका खून उस बॉक्स में डालना होगा। तो हम कई सालों की कोशिश के बाद उस बॉक्स के सारे सिक्के वापस कर चुके हैं और तुम्हारे पास जो आखिरी सिक्का है हम उसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे और आखिरकार हमें वह मिल गया। तो इस सिक्के के साथ तुम्हारा खून डालकर ही हम उस शाप से मुक्त हो पाएंगे। तो असल में यहाँ क्या हुआ, जब एलिजाबेथ ने कहा कि उसका नाम एलिजाबेथ टैनर है तो यहाँ बारबोसा और बाकी सारे डाकू समझ गए कि वह बूटस्ट्रैप टैनर की बेटी है, यानी नाम से ही समझ गए। और चूंकि बूटस्ट्रैप्स ने ही आखिरी बार इस सिक्के को चुराया था या खर्च किया था, इसलिए बलि के रूप में बूटस्ट्रैप्स का खून चाहिए था। चूंकि बूटस्ट्रैप्स नहीं है तो उसके बच्चे का खून भी चलेगा। यह सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और तुरंत जहाज से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह जहाज से बाहर आती है तो वह पूरी तरह से डर जाती है। वह देखती है कि जहाज के सारे डाकू भूत बन गए हैं। असल में डाकुओं का रहस्य यह है कि वे सामान्य रूप से अंधेरे में इंसान जैसे रहते हैं, लेकिन जब उन पर चांद की रोशनी पड़ती है तो उनका असली रूप दिखता है और वे कंकाल या भूत में बदल जाते हैं। तो अपनी आँखों के सामने ये भूत देखकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो अपने पास एक टूटी हुई कंपास का इस्तेमाल करके समुद्र में कैप्टन बारबोसा और एलिजाबेथ कहाँ जा सकते हैं यह पता लगा रहा है। तो यह देखकर विल गिब्स से पूछता है, जैक स्पैरो इस टूटी हुई कंपास के जरिए कैसे सही रास्ते पर जा रहा है। गिब्स फिर कहता है, देखो यह कोई सामान्य आदमी नहीं है, वह जैक स्पैरो है। वह ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान था और इस समुद्र का सबसे बड़ा समुद्री डाकू हुआ करता था, लेकिन एक समय उसके साथियों ने उसके साथ धोखा किया था और कैप्टन बारबोसा जैक से उसका ब्लैक पर्ल जहाज भी ले जाता है और अपने
अपने साथियों को भी लेकर जाता है और जैक को एक छोटे से द्वीप पर छोड़ देता है और उसके पास तब एक पिस्तौल होती है और उस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली डाली जाती है ताकि वह आत्मरक्षा कर सके या अगर जरूरत पड़े तो आत्महत्या कर सके। और यहाँ बारबोसा की तकनीक यह थी कि उसे ऐसे द्वीप पर छोड़ देगा जहाँ वह भूखा प्यासा होकर खुद ही आत्महत्या कर लेगा, लेकिन फिर भी जैक स्पैरो किसी तरह उस द्वीप पर सरवाइव करता है और उस द्वीप से भाग आता है और आज भी वह पिस्तौल और गोली अपने पास रखता है ताकि वह अपने विश्वासघाती दोस्त कैप्टन बारबोसा को उस एक गोली से मार सके और प्रतिशोध ले सके। तो फिर बहुत समय बाद जैक अपने साथियों के साथ उस मौत के द्वीप पर पहुंचता है और यह ऐसा स्थान था जहां बारबोसा और उसके साथी लूटे गए सारे सोने और दौलत को छिपाकर रखते थे और साथ ही एलिजाबेथ को भी यहाँ बंदी बनाकर लाया गया था। तो खैर यहाँ जैकरी चुपके चुपके सब कुछ देख रहा था और वे देखते हैं कि बारबोसा उस कार्डिस के सोने के बक्से में आखिरी सिक्का भी वापस कर देता है और बलि के रूप में एलिजाबेथ का हाथ काटकर वहाँ कुछ खून चढ़ा देता है। लेकिन फिर भी यह देखा जाता है कि उनके शरीर में वह सांप अभी भी मौजूद है, मतलब सांप जाता नहीं है। और क्यों नहीं जाता यह हम जानते हैं, क्योंकि इस सांप को हटाने के लिए उस शरीर के खून से यह साबित करना होता है कि वह ही वह व्यक्ति था जिसने उस सोने का सिक्का चुराया था या उसका कोई बच्चा। तो यहाँ बूटस्ट्रैप टैनर ने यह सिक्का चुराया था। तो बूटस्ट्रैप टैनर अब नहीं है, अब उसका बेटा विल टैनर है। तो एलिजाबेथ का खून काम नहीं करेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब वे कोई भी सांप से मुक्त नहीं होते तो बाकी के सभी डाकू बारबोसा से लड़ाई करने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए विल एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जाने से पहले वह एक बेईमानी कराता है। विल यह जानने के बाद जैक के सिर पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वह जैक पर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो काफी समय बाद जब जैक को होश आता है वह देखता है कि बारबोसा ने उसे पकड़ रखा है। अब जैक किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा अपनी बुद्धि से। तो यहाँ वह क्या करता है, वह बारबोसा के साथ एक समझौता करता है। जैक कहता है तुम्हारे इस सांप से मुक्त होने के लिए जिसे खून चाहिए उसे मैं जानता हूँ, तो मैं उसे तुम्हें दिलवा दूंगा, मैं उसे लेकर आऊंगा, लेकिन बदले में मुझे मेरा ब्लैक पर्ल जहाज वापस चाहिए। और इसके साथ मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि अगर उस दिन तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता और मुझे जहाज से उतार नहीं दिया होता तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह अभिशप्त भूत बन जाता, क्योंकि बिना जाने मैं भी उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेता। तो खैर बारबोसा कोई जवाब नहीं दे पाता, वह जैक स्पैरो की बातों से सहमत हो जाता है। और फिर बारबोसा क्या करता है, वह जैक स्पैरो को लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। और यहाँ कुछ मजेदार दृश्य होते हैं। कौन कप्तान है, कौन कप्तान है। एक बार बारबोसा कप्तानी करता है, एक बार जैक कप्तानी करता है। असल में यह फिल्म बहुत मजेदार है, मतलब अगर जॉनी डेप हो तो फिल्म मजेदार नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो खैर वे विल और एलिजाबेथ के जहाज का पीछा करते हैं और कुछ समय बाद बारबोसा का जहाज अंततः विल और एलिजाबेथ के जहाज को पकड़ लेता है और यहीं पर दोनों जहाजों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है और एक समय बाद बारबोसा और उसके साथी इस लड़ाई में जीत जाते हैं। तो युद्ध के दौरान सभी डाकू यह जान लेते हैं कि विल टैनर ही बूटस्ट्रैप टैनर का असली बेटा है, इसलिए विल को बंदी बना लिया जाता है और फिर से मृत्यु द्वीप पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ भी जैक के साथ बारबोसा फिर से धोखा करता है। वह जैक और एलिजाबेथ को समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर छोड़ देता है और यही वह द्वीप है जहाँ 10 साल पहले जैक को छोड़ दिया गया था, 12 साल पहले। यानी जैक को दूसरी बार तुम्हारी धोखेबाजी का शिकार होना पड़ा। तो तभी एलिजाबेथ एक पागलपन कर बैठती है, वह वहाँ के 2 सूखे लकड़ियों में आग लगा देती है क्योंकि उसका मानना है कि यह धुआं समुद्र के बहुत दूर तक जाएगा और इस धुएं को देखकर जेम्स या उसके पिता जरूर सेना लेकर उसे बचाने आएंगे। तो फिर वही होता है जैसा कि उसने सोचा था। आखिरकार इस धुएं को देखकर जेम्स अपनी सेना के साथ एलिजाबेथ को बचाने के लिए उस द्वीप पर आ जाता है। तो इसके बाद जैक और एलिजाबेथ पूरी घटना जेम्स को बताते हैं और विल को उस मृत्यु द्वीप से बचाने की गुजारिश करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि वही जहाज पर दोस्ती में विल जल्दी जल्दी डाकुओं से बात कर रहा है। तो उनसे बात करके विल टैनर ये जानता है कि आज से बहुत साल पहले जब बारबोसा ने जैक स्पैरो के साथ विश्वासघात किया था तो केवल विल टैनर के पिता ने इसका विरोध किया था और इसी वजह से बारबोसा ने उसके पिता को मारकर उसका शव जहाज से नीचे फेंक दिया था। लेकिन उस वक्त बारबोसा को यह नहीं पता था कि वे लोग एक सांप में फंसे हुए हैं। लेकिन जब उसे इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस सांप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें बूटस्ट्रैप के शरीर का खून चाहिए था, लेकिन चूंकि वह अब नहीं था तो इसलिए तुम्हारे शरीर का खून इस सांप से बारबोसा को मुक्त कर सकता है। तो इसके बाद देखा जाता है कि जैक स्पैरो जेम्स की सेना के साथ दोनों मिलकर विल को बचाने के लिए उस मृत्यु द्वीप पर जाते हैं और वहाँ फिर से कैप्टन जेम्स और उसकी
की सेना के साथ बारबोसा के लोगों की लड़ाई होती है, और चूंकि बारबोसा के डाकू शाप के कारण अमर हो गए थे, इसलिए उनके साथ लड़ाई करना बहुत कठिन था, यानी उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो फिर वहाँ काफी देर तक लड़ाई चलती है और अंत में जैक अपनी बंदूक निकालता है जिसमें एक गोली रहती है, और यह गोली उसने बारबोसा के लिए ही रखी थी। तो वह बारबोसा को गोली मार देता है और बारबोसा तब कहता है, 10 साल तक तुमने इस गोली को अपनी पास रखा और तुम इसे ऐसे बर्बाद कर रहे हो। तुम तो जानते हो मैं अमर हूँ, इस गोली से मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी पीछे से बिल कहता है, नहीं जैक, गोली खराब नहीं हुई। और यह कहते हुए वह अपने हाथ से थोड़ा सा खून निकालता है और उस आखिरी लॉकेट से उस बॉक्स में डाल देता है। तो इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, सभी डाकुओं के शरीर से शाप खत्म हो जाता है, यानी वे सभी सामान्य इंसान बन जाते हैं। और चूंकि बारबोसा के सीने में अब जैक की गोली है, इसलिए बारबोसा वहीं मर जाता है। लेकिन मरने से पहले बारबोसा बहुत खुश था, क्योंकि वह आखिरकार मरने से पहले शाप मुक्त हो चुका था। और जैक भी बहुत खुश था कि 10 साल बाद उसने अपनी प्रतिशोध लिया। लेकिन तभी फिर से जैक के साथ धोखा देने वाले उसके दोस्त और साथी लोग ब्लैक पर्ल जहाज खरीदकर वहां से जैक को छोड़कर भाग जाते हैं, और हमारे अभागे जैक स्पैरो को जेम्स फिर से गिरफ्तार कर लेता है। तो कुछ दिनों बाद दिखता है कि जैक स्पैरो, जो कि एक डाकू या पायरेट है, सबके सामने उसे फांसी दी जा रही है। लेकिन इस जैक स्पैरो ने विल टर्नर की बहुत मदद की थी, इसलिए विल टर्नर आता है और जैक को फांसी से बचा लेता है और उसे वहां से भागने में मदद करता है। लेकिन फिर भी वे भागने में सफल नहीं हो पाते और पकड़े जाते हैं। इसके बाद जैक स्पैरो के साथ विल को भी सजा देने का ऐलान किया जाता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है और एलिजाबेथ अपने पिता से कहती है, अगर विल टर्नर को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एलिजाबेथ के मुंह से यह बात सुनकर एलिजाबेथ के पिता इस बात को मान जाते हैं और विल को उसकी गलती से मुक्त कर देते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर जैक वहां से भाग जाता है, और जब वह भाग कर आता है तो वह देखता है कि उसके साथी ने उसे धोखा नहीं दिया। असल में उसके साथी जानते थे कि अगर वे वहां जहाज पर रहते तो सरकारी सेना उन्हें पकड़ लेती या ब्लैक पर्ल को जब्त कर लेती। तो इसलिए वे तुरंत भाग गए थे और उनका विश्वास था कि जैक स्पैरो को कभी भी काबू नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार बहुत सालों बाद जैक स्पैरो ने अपना जहाज ब्लैक पर्ल वापस पा लिया और बहुत खुश हुआ। फिर वह अपने जहाज के साथ समुद्र की गहराइयों में निकल पड़ता है। और यहाँ इस शानदार फिल्म का पहला भाग खत्म हो जाता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मेरी जिंदगी की एक बहुत पसंदीदा सीरीज है और इसके हर एक भाग में बहुत मजा आता है। तो वैसे ही आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब से आप इस तरह की फिल्म सीरीज के बारे में नियमित रूप से जान सकते